हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भाई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। थोड़ा सा लेट हो गया टॉपिक करने में। तो ये बिजनेस स्टडीज का वो पार्ट है जो आपने क्लास 11 12 में पढ़ा नहीं। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है वो सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का ही पार्ट है, जो कि वो सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज के एक ब्रांच का पार्ट माना जाता है। ठीक है जी। तो जैसे पूरे एक वाइड रेंज है बिजनेस स्टडीज के टॉपिक्स की, उनमें से एक पार्ट एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आपने बहुत सुना होगा क्योंकि रिसेंट कुछ इयर्स के अंदर इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है जी। और एक मेजर रीजन माना जा रहा है कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे एक मेजर रीजन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता क्या है, और सीयूईटी का जो हमारा बिजनेस स्टडीज का डोमेन सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, उसके अंदर किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, क्योंकि एक माइनर पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। तो हमने इस पर कुछ शॉर्ट कंटेंट बनाया है। आप जल्दी से शॉर्ट कंटेंट को देख लीजिए पेपर से पहले पहले, और अच्छे से इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जिससे जो भी क्वेश्चन पिक हो तो आप वो इजीली कर सकें। ठीक है जी। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर हम चलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आपके लिए यही बनेगा। जी, सबसे पहला पार्ट यही है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज पे हम यही चलते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमें किसे बोलते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है। तो बेसिक बेसिक चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, आप उसको देखिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है एक फ्रेंच वर्ड से, फ्रेंच वर्ड ऑन्टरप्रेन्ड्र। ठीक है जी। तो एक फ्रेंच वर्ड से ये वर्ड हमें ड्राइव होके मिला, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक और टू परस्यू अपॉर्चुनिटी और टू फुलफिल नीड्स एंड वांट्स थ्रू इनोवेशंस। अगर आपसे एंटरप्रेन्योरशिप का मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो भाई एंटरप्रेन्योर हम उसको बोलते हैं जो एक क्रिएटिव माइंड होता है, जिसके पास एक क्रिएटिव आइडिया होता है, और वो उस क्रिएटिव आइडिया से हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व या सॉल्व करता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये वर्ड सबसे पहले फ्रेंच डिक्शनरी में 1723 में दिया गया रिचर्ड कैंटेलन के द्वारा। ठीक है जी। जो एक आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। तो ये 18th सेंचुरी की बात है जहां से एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड मिला। अब आगे की तरफ चलते हैं। 20th सेंचुरी के अंदर जाकर हम एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और कुछ समझ पाए। यानी तब तक 18th सेंचुरी तक हमें एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड मिला, थोड़ा बहुत बेसिक मीनिंग और सारे कंटेंट मिले। लेकिन 20th सेंचुरी में जाके हम बहुत एक्सप्लोर कर पाए। और जोसेफ, जो कि फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, किसको कहा गया? जोसेफ को। इन्होंने डिस्टिंग्विश किया और इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर इनोवेशंस और रिसर्च करी। यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लोर किया गया, और ये सब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है जी। अब इनके अकॉर्डिंग अगर मैं डेफिनेशन देखूं, तो एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो एक एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू कन्वर्ट अ न्यू आइडिया और इन्वेंशन इनटू अ सक्सेसफुल इनोवेशन। जो बात मैंने आपको भी बताई, कि एक इंसान जो विलिंग और एबल है एक न्यू आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? एक सक्सेसफुल इनोवेशन में। देखो भाई, एक चीज याद रखना, आइडियाज आपको भी आते हैं, आइडियाज मुझे भी आते हैं, आइडियाज सबको आते हैं। इनफैक्ट एक इंसान पर डे लैक ऑफ थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं। लेकिन आइडिया आना और व्हाट एन आइडिया कह देने से काम नहीं होगा। कि ये आपके पास एक बल्ब जला और आप सोच रहे हो बहुत बढ़िया काम हो गया, आप एंटरप्रेन्योर बन गए। नहीं भाई साहब, नहीं। ये आइडिया और इस आइडिया को कन्वर्ट करना एक सक्सेसफुल इनोवेशन में, तब आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। यहाँ पर एक मार्क का क्वेश्चन बहुत अच्छा मिलता है, जो नीचे लिखा हुआ है। इनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर। यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पेपर में मिला हमें। तो एंटरप्रेन्योर होता कौन है? तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक इनोवेटर होता है हु डिजायर टू अर्न प्रॉफिट थ्रू इनोवेशन।
जो इनोवेशंस के थ्रू प्रॉफिट डिजायर करता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑन्टरप्रन्योर को जोसेफ ने क्या कहा, तो जोसेफ ने कहा कि ऑन्टरप्रन्योर जो होते हैं बेसिकली वो इनोवेटर्स होते हैं। तो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन है, आ चुका है पहले पेपर के अंदर और एंट्रेंस एग्जाम में, कि ऑन्टरप्रन्योर लिखकर वो आपके सामने चार ऑप्शंस रखेगा, तो आप ध्यान से उसको अटेम्प्ट करना कि ऑन्टरप्रन्योर एक इनोवेटर होता है जो प्रॉफिट अर्न करता है थ्रू इनोवेशन। ठीक है जी भाई। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन्टरप्रन्योरशिप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे हम चलते हैं, और मैंने आपको बड़ा सिंपल से देखो एक डायग्राम की फॉर्म में और फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाया। वो क्या है कि ये लिखा हुआ है ऑन्टरप्रन्योर। तो ऑन्टरप्रन्योर कौन होता है? ऑन्टरप्रन्योर इज अ पर्सन। मैंने यहाँ पे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है जिसको पढ़कर हर बच्चा समझ सकता है ये कौन है। तो रतन टाटा, बेसिकली टाटा ग्रुप के ओनर। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि यहाँ पर टाटा ग्रुप की बहुत सारी इनोवेशंस हैं, बहुत सारी इन्वेंशंस हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं जिनको इन्होंने कन्वर्ट करा है अपनी एंटरप्राइज और आउटकम के अंदर। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू एन एंटरप्राइज। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, बीच में आप देख रहे हो सारा काम चल रहा है, ये पूरा प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस। एंड व्हाट इज एंटरप्राइज? एंटरप्राइज इज एन आउटकम। तो जो अब आपने अपने आइडिया को कन्वर्ट किया और उस आइडिया से जो आउटपुट निकल कर आया है, जो आउटकम आया है, वो बेसिकली एंटरप्राइज है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये टाटा ग्रुप की एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, ये एक आउटकम निकल कर आया है, इसको हम कहते हैं एंटरप्राइज। तो ये पूरा आपका कंप्लीट एक प्रोसेस है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। छोटा सा टॉपिक है, व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल सा फीचर्स को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है एबिलिटी टू टेक अ रिस्क। इसका मतलब एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर ही नहीं बन सकता जब तक वो रिस्क टेकर ना हो। तो फीचर्स में से एंटरप्रेन्योरशिप के, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, क्योंकि वो न्यू वेंचर स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर फेलियर का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं, फीचर में इनोवेशन। इसको लेके तो आप बिल्कुल ध्यान रखो कि आप उसको एंटरप्रेन्योर ही नहीं बोलोगे जो इनोवेटिव नहीं है। अगर वो कोई नई चीज लेके नहीं आ रहा, वो कोई पुरानी चीज को कॉपी कर रहा है सेम, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। वो बिजनेसमैन हो सकता है लेकिन उसको आप एंटरप्रेन्योर नहीं कहोगे। तो इट should be highly innovative to generate new ideas, start a company, earn profit out of it। ये उसका फीचर नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी। ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही हो सकता है जिसका एक क्लियर विजन हो, क्लियर विजन हो अबाउट न्यू वेंचर, अबाउट एनी न्यू गुड। तो आप कोई आइडिया देखते हो और आइडिया देखने के बाद अगर उसको कन्वर्ट करते हो एक फिजिकल गुड में, फिजिकल और किसी प्रोडक्ट के अंदर या किसी सर्विस में कन्वर्ट करते हो, तो आपके लिए विजनरी होना बहुत जरूरी है, एक प्रॉपर विजन होना जरूरी है, क्लियर विजन। और लीडरशिप क्वालिटी तो मस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। ओपन माइंडेड का मतलब क्या है कि हर सर्कमस्टांसेस में वो अपॉर्चुनिटीज को देखता है जिससे कंपनी को बेनिफिट होता है। ओपन माइंडेड का मतलब यहाँ पर ये है कि एक बिजनेस के अंदर हर सर्कमस्टांसेस में वो क्या ढूंढता है? अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको बहुत सारे एग्जांपल कोविड 19 के टाइम पर मिल जाएंगे कि कितने सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे भी रहे जिन्होंने कोविड 19 यानी एक ऐसी सिचुएशन जिस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे, वर्ल्ड क्राइसिस चल रहे थे, और लोगों ने उस टाइम पर भी अपने बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर ली। फ्लेक्सिबल, एक एंटरप्रेन्योर फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकता हो? चेंजेस कर सकता हो। यानी इसके अंदर रिजिडिटी नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी है, कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए और अडेप्टेबल टू चेंज होने चाहिए, जो वो चीजों को अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नो योर प्रोडक्ट, एक कंपनी ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो प्रोडक्ट ऑफरिंग कर रहा है उसको लेकर जितने भी लेटेस्ट ट्रेंड है मार्केट के अंदर उन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो XYZ, चाहे वो कंज्यूमर गुड हो या कोई और टाइप की गुड हो, तो आपको पूरा अवेयर रहना पड़ेगा मार्केट के अंदर कि क्या ऑफरिंग आप दे रहे हो लोगों को और लेटेस्ट ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है।
तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स। यहाँ पर ये जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इन हेडिंग्स को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है जी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। जी नेक्स्ट पॉइंट है जी इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सीधा सा क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या जरूरत है जी देश के अंदर। अब देखो क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है एंटरप्रेन्योरशिप की, पता चलती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देख लो भाई तुम, चाहे कितने भी एंटरप्रेन्योर्स बढ़ते रहे, जितनी एंटरप्रेन्योरशिप कंट्री में बढ़ेगी, जितने एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, न्यू स्टार्टअप्स आएंगे। यही है ना इसका मतलब, न्यू स्टार्टअप्स आएंगे, न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे, न्यू कंपनीज आएंगी। ऑब्वियसली इन कंपनियों को काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे ना, तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा। बड़ी सिंपल सी बात। तो एंटरप्रेन्योरशिप को इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप को खूब प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप इंडिया के नाम से, कि आप अपना स्टार्टअप शुरू करो। अगर आपको फंड की जरूरत पड़ेगी तो आपको बैंक से लोन या फंड रेज कराया जाएगा। आपने दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर भी देखा होगा कि उन्होंने भी स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने बच्चों को बोला अगर उनके पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज है और वो कुछ क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तो हम उनको फंड रेज कराएंगे। तो आपने कई बार अरविंद केजरीवाल के वीडियोस में भी देखा होगा कि उन्होंने एक पैनल बनाया, उस पैनल के अंदर कुछ बच्चे हैं वो अपने क्रिएटिव आइडियाज उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और वहां से वो फंड रेज कर रहे हैं कि कितना फंड आपको चाहिए, तो वो सीड कैपिटल की फॉर्म में वहां पर उनको वो पैसा दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। तो एंटरप्रेन्योरशिप से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, अनस्किल्ड भी होंगे, स्किल्ड भी होंगे, सब तरीके के लोगों को आपको जरूरत होगी। पॉइंट नंबर टू, इनोवेशन। आपको जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की कंट्री में एक इनोवेशन हब क्रिएट करने के लिए। अगर इंडिया से पहले हम जाएं तो सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का बेनिफिट यूरोपियन कंट्रीज ने उठाया। आज भी कितनी सारी कंपनीज जो है वो इंडिया के अंदर वर्क कर रही हैं, चाहे अमेजोन हो, ठीक है जी, चाहे एप्पल हो, ये कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े नाम है जो आपने सुने हैं, ये ज्यादातर अब्रॉड के एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारे एंटरप्रेन्योर्स के नाम आपने कम सुने होंगे। ये तो अभी ट्रेंड हुआ है कुछ सालों से कि इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स इंक्रीज किए जा रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को और प्रमोट किया जा रहा है। शार्क टैंक इंडिया बहुत सारे बच्चे देखते हैं, वहां से आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस में है कि इससे एक इनोवेशन हब क्रिएट होता है जिससे आपको नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए वेंचर्स, नई नई मार्केट, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ गुड, ये सब चीजें बढ़ती हैं और इससे कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं जो पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड है, जो ऊपर डिस्कस हो चुका है, कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारी हेल्प करता है कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि इससे हमारी इनकम बढ़ती है भाई। एंटरप्रेन्योर जितने बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट और इनकम इनकी इंक्रीज होगी और कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट अगर देखें तो इसका इम्पैक्ट कंट्री की सोसाइटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों पर पड़ता है। इससे सोसाइटी के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट बेस क्रिएट होगा, डाइवर्सिफिकेशन आएगी, ठीक है जी। सोसाइटी के अंदर ज्यादा एजुकेशन पर खर्च होगा, बेटर सैनिटेशन पे खर्च होगा, लोग काफी पैसा खर्चने लगेंगे जब एंटरप्रेन्योरशिप और आपके सामने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होंगे। आप खुद ये चीज सोच के देख लीजिए, आज से 10 साल पहले और अब में कितना डिफरेंस। आप पहले कितना सामान खरीदते थे 10 साल पहले, और राइट नाउ आप कितना सामान खरीदते हो और आपके घर में कितना सामान है जो कितना ज्यादा आपके एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहा है, जो कि इकोनॉमिकली ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कंट्री में एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, उससे डिमांड क्रिएट होगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बूस्ट होना है, बड़ा सीधा सा पॉइंट है। एंटरप्रेन्योरशिप जितने बढ़ेंगे, न्यू स्टार्टअप्स आएंगे कंट्री के अंदर, न्यू स्टार्टअप्स आएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और यहाँ पर न्यू न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट होंगे जिससे उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, लोग अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएंगे, इनकम जनरेट होगी। ये पूरा एक रिलेशन है जो हम इकोनॉमिक्स में भी बच्चों को समझाते हैं कि देखो अगर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो सिर्फ उस बिजनेसमैन को बेनिफिट नहीं होता, बल्कि उससे उसका बेनिफिट सोसाइटी को भी होता है, इकोनॉमी को भी होता है, क्योंकि वो जो बिजनेस रन कर रहा है, वो प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है, वो इनकम जो अर्न कर रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है तो उसकी इनकम बढ़ेगी तो ओवरऑल इंडिया की इनकम भी बढ़ेगी और कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्या फंक्शंस है जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं, यानी एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो
तो यहाँ पर आप बड़ा सिंपल से याद रखो, दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। प्राइमरी फंक्शन आपके बहुत आसान है, जो आपने बिजनेस स्टडीज में कई बार पढ़े होंगे भाई, प्लानिंग करना, इट इज एन फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि एक डिसीजन मेकर होगा। ऑर्गेनाइजिंग, इंटीग्रेटिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेटिंग, कई बार सुन चुके सर। मैनेजिंग, पूरा मैनेजमेंट लेके चलना। और रिस्क बियरिंग, ये सारे फंक्शन एंटरप्रेन्योर्स के होते हैं। इसके अलावा और क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, उनको हम सेकेंडरी फंक्शंस बोलते हैं। जैसे एंटरप्राइज का एक्सपेंशन करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, उनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन करके उनको एक्सपेंड करना, प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना। ठीक है जी। मेंटेनिंग कॉर्डियल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक एंटरप्रेन्योर का, कि वो एक लीडर बन के, एक मैनेजर बन के काम करता है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन के बीच में मेंटेन करता है उनकी क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशन। कोऑर्डिनेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद थर्ड पार्टीज। और लास्ट में पॉइंट हो गया टैकलिंग लेबर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम फेस करती है उसकी लेबर, उसके वर्कर्स, उनको वो टैकल करता है। तो बहुत सिंपल से पॉइंट हो गया क्या क्या फंक्शन हो गए एंटरप्रेन्योर्स के। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है जी, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस। क्या प्रोसेस है सर एंटरप्रेन्योरशिप का, कैसे क्रिएट होती है एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ आइडिया, जनरेशन ऑफ आइडिया। सबसे पहला तो गेम यहीं से शुरू होगा, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट आप एंटरप्राइज खोल के बैठ जाओगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही यहीं से होगी कि आपका एक आइडिया क्रिएट होगा, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है सर, आइडिया जनरेट हुआ, डिस्कवर हुआ, आपके दिमाग में कुछ आया, जैसे उबर और ओला के दिमाग में कुछ आया कि लोग यहाँ पर अपनी कार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप कार में ट्रैवल करा सकते हो, क्यों ना कोई एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए कि लोगों को कार बाय भी ना करनी पड़े और वो रेंटेड कार यूज कर कर इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सके, जो उनके लिए कन्वीनियंट रहे। उन्होंने एक आइडिया सोचा, वो आइडिया जनरेट हुआ। पॉइंट नंबर 2, इवेल्युएशन ऑफ आइडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इवेल्युएशन नहीं करा तो ये चेक करना मुश्किल है कि ये आपके लिए कितना फीजिबल है। तो भैया जो आइडिया आया है, देखो आइडिया बहुत सारे आते हैं, आपके दिमाग में भी बहुत सारे आए होंगे कि एमबीए चाय वाले की तरह मैं भी कुछ चाय का बिजनेस खोल लूं, या किसी और का नाम सुनते ही मैं भी ये कर लेता हूँ। आइडिया का इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब देखने जरूरी है। तब पता चलेगा वो एक्चुअल में फीजिबल है आइडिया या नहीं, उस आइडिया को आगे मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। ऐसे नहीं कोई भी आइडिया आया और कोई भी चीज आई और आपने स्टार्ट कर दी, हो सकता है वो आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर प्रॉफिटेबल ना रहे। तो ये चीज आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। जब वो इवैल्यूएशन में आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इवैल्यूएशन कर ली और आइडिया में अच्छे प्रॉफिट्स की चांसेस है पूरे पूरे, तो यहाँ पर अब आपको अपना एक पूरा बिजनेस प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, पूरा बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। उस बिजनेस प्लान के लिए यू नीड रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा। वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको वो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ये सारी चीजें चाहिए, तो आपको उनको अरेंज करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आप ये रिसोर्सेज कैसे अरेंज करोगे। पॉइंट नंबर 3, मैनेजिंग कंपनी। पॉइंट नंबर 5, मैनेजिंग अ कंपनी के अंदर आप सिंपल सा लिख सकते हो कि आपको यहाँ पर बेसिकली एज अ मैनेजर काम करना पड़ेगा, यानी पूरी मैनेजमेंट कंपनी की संभालनी पड़ेगी, यानी पूरी कंपनी को मैनेज करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के अंदर अब आप कंपनी के एक्सपेंशन, कंपनी का सर्वाइवल, कंपनी की कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें उसकी हार्वेस्टिंग का पार्ट है। यहाँ से फिर आप कमाओगे भी और अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर पाओगे। ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के स्टेप्स ध्यान से देख लीजिए, सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा क्या क्या स्टेप्स आपको बताए। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है एंटरप्रेन्योर की कॉम्पिटेंसीज। यानी हमने सारे वही टॉपिक्स पर स्लाइड्स बनाई हैं जो टॉपिक्स मेंशन किए गए थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की कॉम्पिटेंसीज क्या क्या होती हैं, इनिशिएटिव होता है, प्रोएक्टिव होता है, ठीक है जी, क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन। ये तो कई बार सुन लिया सर हमने, बेटा इसके बिना काम ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव ना हो, एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव ना हो, तो वो एंटरप्रेन्योर ही नहीं है। ठीक है जी। फिर वो है आपका कॉपी पेस्ट वाला ऐसा। रिस्क टेकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि लीडर क्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना चाहते हो। परसिस्टेंस होना चाहिए, क्वालिटी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सीकिंग होना चाहिए, हर वक्त वो इंफॉर्मेशन एक्वायर करता रहे, मार्केट के अंदर
मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहे, जो आपको पहले भी पॉइंट मिला था कि आप जिस भी प्रोडक्ट के अंदर डील करते हो तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड चेक करता रहना पड़ेगा। सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी जरूरी है इसके लिए, ठीक है जी। और परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, यानी दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, जिससे वो आपके आइडियाज को, आपके प्रोडक्ट्स को एनकरेज करें और वो चीज मार्केट के अंदर फेमस हो जाए, मार्केट के अंदर वो प्रमोट हो जाए। ये सारी चीजें इसकी कॉम्पिटिशन का पार्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये पार्ट हो गया, ये सिंपल से पॉइंट्स हो गए, आप इनको एक बार रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद ऑन्टरप्रेन्योरशिप की वैल्यूज आ जाती हैं, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। तो वैल्यूज के अंदर अगर आप चलते हो तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये ऑन्टरप्रेन्योरशिप की वैल्यूज हैं, ठीक है जी। सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, सेल्फ डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ओनरशिप, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, रिस्पेक्ट फॉर वर्क और क्वेस्ट फॉर एक्सलेंट परफॉर्मेंस। यानी सिंपल सी वैल्यूज एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या वैल्यूज होने चाहिए, ये चीजें वैल्यूज की फॉर्म में उनके अंदर होनी चाहिए। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस, रिस्पेक्ट करे अपने वर्क की और एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए वो लगे रहे। एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, द वे ऑफ अ पर्सन फील्स अबाउट समथिंग, अ पर्सन, अ प्लेस, अ कमोडिटी, अ सिचुएशन और एन आइडिया। तो बेसिकली एटीट्यूड का मतलब हो गया कि एक पर्सन कैसे फील करता है किसी दूसरे इंसान को, जगह को, कमोडिटी को या किसी सिचुएशन या आइडिया को, ये उसके एटीट्यूड से जज होता है। जनरली वर्ड है, हम खूब जानते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड हमारे पास क्या क्या है, कहाँ कहाँ से ये एटीट्यूड हमें कलेक्ट होता है। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप लोगों से डील करोगे, जब आप किसी आइडिया को कन्वर्ट करोगे और उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होगे, तो वहां पर एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको गेन होगा। दूसरा, ग्रुप एसोसिएशन, यानी ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर रहकर आप अपना काम करते हो या किसी एसोसिएशन का पार्ट हो, तो वहां पर भी आप उस एटीट्यूड को फील करते हो। और लास्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंशियल अदर्स, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर जो एटीट्यूड आप फील करते हो। तो ये एटीट्यूड होता है एंटरप्रेन्योर का कि कहाँ कहाँ से वो सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड फील करता है। तो एक उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, दूसरा ग्रुप एसोसिएशंस होते हैं, और तीसरा इन्फ्लुएंशियल अदर्स, जो दूसरे लोग उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। मोटिवेशन एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशन का मतलब आपको पता ही है, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, द प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स द एंटरप्रेन्योर टू एक्सर्ट अ हाई लेवल ऑफ एफर्ट फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर को हाई लेवल के एफर्ट लगाने पड़ते हैं। क्यों हाई लेवल के एफर्ट? अचीवमेंट ऑफ गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसको हम मोटिवेशन कहते हैं। स्टिमुलेटिंग, जिसके अंदर एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर आपको मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेट करने का मोटिव होता है कि आप मोटिवेट होकर एनर्जेटिक हो जाए, खूब एफर्ट लगाएं जिससे वो गोल अचीव हो जाए। तो मोटिवेशनल स्पीचेस आपने सुनी होंगी, मोटिवेशनल थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी। तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की तरफ अगर चलें तो दो मोटिवेशन की थ्योरीज हैं। एक, आप बिल्कुल अवेयर हो एक को लेकर, वो है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ये बड़ी सिंपल से थ्योरी है जो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ी थी, चैप्टर डायरेक्टिंग के अंदर, ठीक है जी। कि इन्होंने बताया कि एक हायरार्की यानी एक सीक्वेंस होता है मोटिवेशन का, जैसे जैसे नीड्स फुलफिल होती रहती है तो आप मोटिवेट फील करते रहते हो। उन्होंने 5 नीड्स को एक्सप्लेन करते हुए कहा, वो 5 नीड है, बेसिक नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम नीड और सेल्फ फुलफिलमेंट, जिसको आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी कहते हो। तो ये सीधा सा आपको सीक्वेंस याद रखना है, ये तो बिजनेस स्टडीज का भी पार्ट है, आपको याद रहेगा। एक मैककेलन की थ्योरी ऑफ नीड भी है, यानी दूसरी थ्योरी जो एंटरप्रेन्योरशिप में बच्चों को पढ़ाई जाती है। उस एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी के अंदर हायरार्की नहीं है कि ये सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नीड्स बताई हैं कि ये भी चीजें अगर फुलफिल होती हैं तो आप उससे भी मोटिवेट होते हो। उसमें सबसे पहली चीज अचीवमेंट है, एफिलिएशन है, और तीसरी चीज पावर है, जो कि रिलेट करेंगे ऊपर वाले पॉइंट से। व्हेन यू विल गेट पावर, आपको जब कोई अथॉरिटी मिल जाती है, यू फील मोटिवेटेड, आपको लगता है हाँ अब मेरे पास कोई पावर आ गई, आप मोटिवेशन फील करते हो। जब आपको एफिलिएशन मिल जाता है तो उस टाइम पर भी आप एक पावर फील करते हो। और तीसरी चीज, वहां पर आप मोटिवेट भी फील करते हो।
और तीसरी चीज अचीवमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप लाइफ के अंदर चीजें अचीव करते जाते हो तो उससे भी यू फील मोटिवेटेड। ठीक है जी। तो वहां से मोटिवेशन मिलता है। तो तीन इंपॉर्टेंट मैकलेलन ने थ्योरी ऑफ नीड्स बताई, उसके अंदर इन्होंने तीन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए बोला कि अगर ये चीजें, ये नीड्स फुलफिल होंगी तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। उसमें अचीवमेंट है, एफिलिएशन है और पावर। ठीक है जी। तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। जो जो पार्ट्स उसके अंदर बोले गए थे, मैंने उसको बहुत कंप्राइज फॉर्म में बनाकर आपके लिए अभी प्रेजेंट किया है, क्योंकि टाइम भी कम है और अनाउंसमेंट हो चुकी है डेट्स की। तो आप इन मेन मेन मेजर पॉइंट्स को देख के जाइए। अगर ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करें तो मैक्सिमम चांसेस है 2 से 3 क्वेश्चन उसके बनेंगे, 2 से 3 मैक्सिमम बनेंगे। तो एक छोटा सा पार्ट है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार आराम से एक बार रीड कर लीजिएगा और यहाँ पर आकर आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक बार टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।